डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें आज हम गुप्ता एंड आर अघोर के जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 5000 थी, नेक्स्ट ईयर 7000 हो गई, उससे अगले साल 8400 हुई, और हमसे पूछा गया है कि इस टाउन की यहाँ पर फोर्थ ईयर में पॉपुलेशन है वो क्या होगी। मेथड हमें यूज करना है फोरकास्टिंग के लिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है, ये मानता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जितने भी ईयर्स का हमारे पास डेटा है, कंजुगेटिव ईयर्स का हम परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं, उसका एवरेज लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम फोरकास्ट करते हैं। तो पहले साल पॉपुलेशन है 5000, अगले साल है 7000, फिर है 8400। तो यहाँ पे 5000 से 7000 पहुंची, 2000 का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर 1400 बढ़ी पॉपुलेशन। अब परसेंटेज निकालेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि जो इनिशियल वाली पॉपुलेशन है वो बेस होगी, बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का परसेंटेज का। 2000 पॉपुलेशन बढ़ी है तो कितने से बढ़ी है? 5000 से। तो 5000 बेस होगा यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए, और इसको हम निकालेंगे इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आएगा 20, और आपका इंक्रीमेंट इंक्रीज आएगा वो 40% इंक्रीज आएगा। सेकेंड वाले में सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे तो 1400 डिवाइडेड बाई 7000 लेंगे अब, इंटू 100। इससे ये कैंसिल हुआ, एक के जीरो कैंसिल हो गया, 7 से आया 2, और पॉपुलेशन में इंक्रीज आया वो 20% का आया। अब हम फोरकास्ट करने के लिए एवरेज लेंगे, 40% और 20% का एवरेज आएगा 30%। तो हम मानेंगे कि फोर्थ ईयर में 30% की रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो इनिशियल पॉपुलेशन है 8400 प्लस 84 में यहाँ पे 30% से इंक्रीज होगा, तो ये टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब 8400 अगर अंदर ले लो और 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि फॉलोइंग जो पीएच वैल्यू है इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीएच के, और सारे एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि पीएच होता क्या है। पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको लॉग लेके इस तरीके से माइनस लेंगे, ये पीएच के इक्वल होता है। अब आप बताओ, दिखने में अभी काफी लोगों को लग रहा होगा कि 10 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए क्योंकि पीएच सबसे ज्यादा है, लेकिन ये 10 है, इसका मतलब इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 10 रेज टू पावर -10, क्योंकि इसमें दोनों साइड आप 10 लोगे, 10 रेज टू पावर करोगे तो यहाँ पर ये लोग वाला सिंबल हट जाएगा, और यहाँ पर पीएच अगर ये 10 वाला हम ले रहे हैं तो यानी पीएच की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको प्लस बनाने के लिए, फिर 10 रेज टू पावर में ले लेंगे। तो 10 रेज टू पावर लॉग होगा तो इसमें ये 10 और लॉग कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और ये एस प्लस की कंसंट्रेशन और 10 रेज टू पावर -10 आ गया। तो कहीं पर भी पीएच दी है उसको आप 10 रेज टू पावर माइनस कर दोगे और वो वैल्यू रखोगे तो वो एस प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आएगी। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज में हम कंपेयर कर लेते हैं। ये है एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 पीएच वाले में, ये 10-2 है उस वाले सैंपल में मतलब एस प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जिस सैंपल की पीएच है वो 2 है। अब इन दोनों में देखो एस प्लस आयंस की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है? एक है 1/100, एक है 1/10⁻10, तो ऑब्वियसली 1/100 वाला ग्रेटर है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टाउन की 20,000 kg पर डे है, बीओडी पर कैपिटा पर डे है वो 0.05 kg है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा? टाउन का। तो यहाँ पे तो सिंपल बेसिक मैथ्स लगानी है आपको। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर आ रही है आपके टाउन की 20,000, इतना बीओडी है वो जनरेट हो रहा है, 20,000 है ये। एक पर कैपिटा का कितना है? 0.05 है, तो आप निकाल सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन होगी तो इतना बीओडी है वो जनरेट होगा। तो दिस डिवाइडेड बाई 0.05, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, और ये डी आ जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि बीओडी टेस्ट है कोई,
उसमें 1 ml ऑफ रॉ सीवेज का अगर डाइल्यूट किया गया है 100 ml ऑफ वाटर के साथ में, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेट से डाइल्यूटेड सैंपल है, उसकी पहले 6 ppm थी, अब 4 ppm हो गई है, तो हमसे पूछा है बीओडी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि रट लेते हैं फॉर्मूला और वहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, सॉल्यूशन में निकाल लेंगे, बट उसमें एक तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन होने का डर है, दूसरा कोई भी अगर सिंपल सा कंसेप्ट है तो उसको समझ लेना ज्यादा इजी है, रादर देन आप सिर्फ फॉर्मूला रट के ही उसके बेसिस पे उसको करो। होता क्या है, सबसे पहले तो हम डाइल्यूट क्यों करते हैं सैंपल को। 1 ml तो हमने सीवेज लिया और उसमें हमने 99 ml हमने ये ऐड किया इसमें वाटर, ये था प्योर वाटर। ऐसा हमने क्यों किया, हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी बीओडी है उसकी, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो रहा है तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। अगर हम डाइल्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे तो सैंपल के अंदर इतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि हम वो बीओडी कैलकुलेट कर पाए। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो, ऑक्सीजन कंज्यूम हो, उसके लिए ऑक्सीजन होनी तो चाहिए यहाँ पर। तो फ्रेश वाटर है, इसमें तो ऑक्सीजन होती है अच्छी खासी। सीवेज वाटर है, उसमें ऑक्सीजन है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो हम दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पहले उसमें कितनी थी, यहाँ पे क्या चेक किया, 6 ppm डिजोल्ड ऑक्सीजन जो थी वो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। तो पहले थी 6 ppm, अभी हो गई 4 ppm, यानी कितनी डिजोल्ड ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, 2 ppm डिजोल्ड ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला अगर देखा तो आपने देखा होगा इसको हम डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो क्यों करते हैं हम डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड, क्योंकि हमने तो सिर्फ 1 ml के लिए सैंपल लिया है, हमने सिर्फ 1 ml सैंपल लिया तो ही हमारी ऑक्सीजन है, डिजोल्ड ऑक्सीजन डिप्लीट हो गई 2 ppm। अगर पूरा 100 mm सैंपल होता तो कितनी हो जाती, तो उसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 200 ppm आएगी। तो ये हम डाइल्यूशन इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल रहे, लेकिन फिर हमें डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सैंपल तो 1 ml ही था, बाकी बचा हुआ तो हमारा प्योर वाटर था, और हमें ये निकालना है कि पूरा सैंपल जो 100 ml है, अगर वो ऑर्गेनिक मतलब वो सीवेज होता तो फिर कितनी डिप्लीशन होता, कितनी बीओडी उसमें होती। तो यहाँ पे 200 ppm हो गई है, मतलब ये जो सीवेज का सैंपल लिया है हमने 1 ml, इसकी 5 डे पे ऑक्सीजन डिमांड है वो 200 ppm है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मिनिमम डिजोल्ड ऑक्सीजन है जो हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए, वो कितनी है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, आपको याद रखनी है। डेटा था तो मैंने डाल दिया ऐसे ही कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि 4 ppm तक सर्वाइव कर लेता है एक्वेटिक लाइफ, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कोई भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है अगर सीवेज का, तो उस केस में रीसर्कुलेशन फैक्टर क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, और काफी सारे ऐसे इजी क्वेश्चन ही हैं एनवायरनमेंट में जो एक एक दो दो लाइन के न्यूमेरिकल्स हैं, बट अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन आया एग्जाम में आप नहीं कर पाए और बाद में आके देखो कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी छूट गया है तो बहुत रिग्रेट होता है। तो न्यूमेरिकल्स हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर इतना सा पता होगा कि रिसर्कुलेशन रेशियो होता क्या है तो आप कर लोगे। रिसर्कुलेशन एक होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर, एक होता है रिसर्कुलेशन रेशियो। रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कुलेटेड, जो सर्कुलेटेड फ्लो है डिवाइडेड बाय रो सीवेज। अब सर्कुलेशन हो क्या रहा है कि हमारा जो डिकम्पोज हुआ हुआ हमारे पास स्लज है, उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्लज को डिकम्पोज कराने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस स्लज को वापस से उसमें रिसर्कुलेट कराते हैं। थोड़ा सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम दूध का दही बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम दूध में थोड़ा सा दही इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें वो बैक्टीरिया हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंट्रोड्यूस किया, वो मल्टीप्लाई होते गए और उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है, जो फाइनल स्लज बना है उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज, उसका कुछ अमाउंट हम वापस से उसमें डाल देते हैं सिस्टम में। अब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, एक होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर, ये होता है कि जितना सर्कुलेट रिसर्कुलेट किया हमने फ्लो डिवाइडेड बाय जो रो सीवेज आ रहा है, वो इनका रेशियो होगा, वो जीरो होगा अगर कोई भी रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमसे सीवेज रिसर्कुलेशन रेशियो ना पूछ के फैक्टर पूछा है, और फैक्टर है वो इस फॉर्मूला इस तरीके से है इसका कि रिसर्कुलेशन फैक्टर विल बी इनफ्लो प्लस रिसर्कुलेशन
इनफ्लो क्या है, ये एरोसिवेज, सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय इनफ्लो। अब यहाँ पर इनफ्लो कुछ है और बट यहाँ से जो हम ये रीसर्कुलेशन, इधर से कुछ इनफ्लो आ रहा है और इधर से ये रीसर्कुलेशन वाला जा रहा है। अब अगर ये रीसर्कुलेशन 0 हो जाए तो क्या होगा, इनफ्लो अपॉन इनफ्लो और रीसर्कुलेशन फैक्टर है वो 1 आएगा, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह भी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बिना कोई फॉर्मूला याद रखे आप कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगा के। यहाँ पे दिया है कि सेम सॉलिड कंटेंट है, इसमें क्वांटिटी ऑफ स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट 98% था तो x था, क्वांटिटी ऑफ स्लज 96% हुआ तो कितना वॉल्यूम होगा उसका, मतलब स्लज का क्वांटिटी, स्लज का मॉइस्चर कंटेंट 96 है तो क्वांटिटी ऑफ स्लज कितना होगा। होता क्या है कि स्लज क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड्स भी है जिसमें वाटर भी है, एक थिक सा मिक्सचर है। हम धीरे धीरे इसका वॉल्यूम और रिड्यूस करते रहते हैं क्योंकि हमें तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाना है, वो हमारा मेन कंसर्न है। उसमें से कुछ वाटर हम कैसे भी करके अगर बाहर निकाल दें तो हमारा जो जिसपे हमें काम करना है, जिसको हमें डिकम्पोज करना है, वो हमारा मटेरियल है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि सॉलिड कंटेंट तो सेम रहता है क्योंकि हम डिवाटरिंग वो भी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो जिसमें हम वाटर को हटा रहे हैं, तो इसमें हम सॉलिड्स तो हटा ही नहीं रहे हैं, सॉलिड्स तो एज इट इज हैं, हम सिर्फ वाटर को हटा रहे हैं। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि मॉइस्चर कंटेंट है 98%, तो यहाँ पे मैं एक डेटा लेती हूँ कि मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे 98%। अब अगर मेरा सैंपल है टोटल 100 kg, तो उसमें अब वाटर कितना होगा और सॉलिड कितने होंगे। 98% इसमें मॉइस्चर है, यानी 98 तो वाटर है, सॉलिड कितना होगा, बचा हुआ जो 2 बच रहा है वो सॉलिड होगा। मैंने इसी सैंपल को थिकनिंग करवाई, डिवाटरिंग करवाई और अब आके मेरा मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है वो 96% है। मुझे नहीं पता कितना स्लज का टोटल वॉल्यूम अभी बचा है, मैंने कुछ वाटर उसमें से बाहर निकाला, सॉलिड्स को नहीं जाने दिया, सॉलिड्स पहले थे उतने ही थे, वाटर को बाहर निकाला और उसके बाद देखा कि मॉइस्चर कंटेंट अभी 96% है। तो अब क्या होगा, सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिया है और आपको समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे 2 kg सॉलिड्स थे तो सॉलिड्स तो यहाँ पर भी 2 kg रहेंगे, कम हुआ तो वाटर हुआ है, मान लिया कि वाटर अब हो गया x। अब यहाँ पर इसका मॉइस्चर कंटेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक तो जैसे सोइल में हम मॉइस्चर कंटेंट लिखते थे वैसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर होता है मास ऑफ मॉइस्चर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ऊपर तो आएगा mw जो कि है x, नीचे आएगा x+2, टोटल अब मास क्या हो गया, x+2 हो गया। दिस ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 96 के इक्वल करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू 96। यहाँ से आ गया 100x इज इक्वल टू 96x प्लस 96 इंटू 2। अब यहाँ से x आपका आ गया 48, पहले 98 था और अब वाटर का वॉल्यूम बचा है 48 kg। टोटल पहले जो मास था वो 100 kg था, अभी टोटल मास बचा है वो बचा है 48 प्लस 2 50 kg। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, कितना परसेंट हो गया है, पहले x था तो अब x का हाफ हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया है कि कोई टेस्ट कंडक्ट किया गया रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए, तो पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ये तो आपको याद रखना होगा, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, ये ए वाला आंसर होगा अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस केस में फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे। दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एट टी इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, सॉरी ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हम लिख रहे हैं ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है 630, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है, ये होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। ऑप्शन बी वाला है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होता क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो सैंपल में जो टोटल ऑक्सीजन अवेलेबल है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। जैसे कि कोई सैंपल है उसमें अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होना है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, वो बहुत कम है,
तो हम बोलेंगे कि बहुत ही स्टेबल सैंपल है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। दूसरा हम सैंपल लें जिसकी जो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल और नीचे आएगा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऐसा कोई सैंपल है जिसमें कि ऑक्सीजन अवेलेबल बहुत कम है, रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही अनस्टेबल सैंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, बहुत ही इजी है। इसमें दिया है कि हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड क्या होगा इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ 20 kg पर आवर ऑफ SO2 इमिशन। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एच का, हाइट का, ये आपको याद रखना है। ये होता है 14 इंटू यहाँ पर जो आपका इमिशन का रेट आ रहा है दिस रेज टू पावर 1/3। तो 14 इंटू 27 रेज टू पावर 1/3, तो 14 इंटू 3 आ जाएगा 42 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th भी बहुत इजी है। यहाँ पर दिया है कि एक स्टेक है जिसकी हाइट 150 मीटर है, प्लूम हाइट है वो 8 मीटर है। तो इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टेक क्या होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लूम जो बनता है, जो स्मोक निकल रहा है इसमें से, चिमनी में से, ये होता है प्लूम। काफी बार ये चिमनी से बाहर निकलने के बाद भी लेटली डिस्पर्स नहीं होता है इतना जल्दी, ये कुछ डिस्टेंस तक और ऊपर तक मूव होता है। तो ये इसको बोला जाता है प्लूम हाइट। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो प्लूम है, इतनी हाइट तक लेटली डिस्पर्स नहीं हुआ इस हाइट तक, उसके बाद लेटली सिग्निफिकेंटली डिस्पर्स हुआ है, लेटली मूव हुआ है। तो ऐसे केस में चिमनी की इफेक्टिव हाइट बढ़ जाती है। अब हम ये कह देते हैं कि ये चिमनी की इफेक्टिव हाइट है, कितनी है, चिमनी की खुद की जो हाइट है प्लस प्लूम हाइट। तो 150 स्टैक की चिमनी की खुद की हाइट है, 8 मीटर प्लूम हाइट है, तो इफेक्टिव हाइट हो जाएगी 150 प्लस 8 यानी 158 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि दो सैंपल ऑफ वाटर हैं ए और बी, एक की पीएच है 4.4, दूसरे की है 6.4। तो ए सैंपल है वो कितने टाइम्स मोर एसिडिक है कंपेयर टू बी। कौन सा सैंपल ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कितने टाइम्स एसिडिक है, ये सब डिसाइड करता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन। H+ आयंस की कंसंट्रेशन आप इससे पीएच से कैसे निकालोगे, आप 10⁻⁻⁻ ऐसे कर दोगे पीएच। तो फर्स्ट वाले सैंपल की जिसकी पीएच है 4.4, तो ए सैंपल की पीएच 4.4 है, तो इसकी कंसंट्रेशन H+ आयंस की ये हो गई। बी सैंपल की कंसंट्रेशन ये हो गई, जो H+ आयंस है उनकी। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1/10 4.4 10⁻, ये 1/10 6.4। तो फर्स्ट वाला कितने टाइम्स ग्रेटर है, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 1/10 4.4 आ जाएगा, ये ए वाला आ जाएगा। यानी बी से 100 टाइम्स मोर एसिडिक है जो ए वाला सैंपल है वो, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया है कि एक सिटी है उसमें 15,000 क्यूबिक मीटर का वाटर सप्लाई हो रहा है, क्लोरीन की डोजेज रिक्वायर्ड है वो 0.5 ppm है। हमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है जिसमें परसेंटेज जो है क्लोरीन का प्रेजेंट है वो 25% ही है, यानी हम 100 kg ब्लीचिंग पाउडर का लेंगे तो उसमें 25 kg ही हमें क्लोरीन मिलेगा। हमसे पूछा है कि टोटल रिक्वायरमेंट पर डे ब्लीचिंग पाउडर का कितना होगा। तो सबसे पहले तो क्लोरीन का रिक्वायरमेंट कितना है हम वो निकालेंगे, और उसके बाद में हम ब्लीचिंग पाउडर का रिक्वायरमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और रटते हैं या याद नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर जो है उसको आपको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। 1 क्यूबिक मीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर का साइज आपको पता है क्या होता है, कितना पानी, वो 1 लीटर की वाटर की बोतल देखी है आपने। 1 क्यूबिक मीटर का टैंक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, कोई ऐसा टैंक है आपके पास जिसकी सारी साइड्स क्यूब की शेप का है और सारी साइड्स 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। अब क्या उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, ये मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ जिन्हें काफी बार ऐसा लगता है कि 1 मीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल है। क्यूब है ऐसा जिसकी सारी साइड्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, 1 मीटर है, उसमें पानी आता है 1000 लीटर। और आपको रियलाइज हो रही होगी ये चीज कि हाँ इतना बड़ा टैंक का साइज होगा कि 1000 लीटर पानी उसमें आ जाए। अब यहाँ पर एक तो ये चीज हो गई, तो इसको आप पहले क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो 15,000 क्यूबिक मीटर यानी ये हो गया 15,000 इंटू 10⁻³ लीटर।
वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, यानी उसका 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है। तो आप इस लीटर को इसको kg में भी लिख सकते हो, ये kg में लिख दिया। ये दिया गया 0.5 ppm ऑक्सीजन की सॉरी क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 0.5 ppm। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 kg में जो मिलीग्राम होगा वो, क्योंकि केजी को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। केजी का क्या आ जाएगा, 10⁻6 आएगा, मतलब 10⁻6 मिलीग्राम होगा 1 kg में। मैं बोल रही हूँ कि पर मिलियन में 1 पार्ट रिक्वायर्ड है, मतलब 10⁻6 पार्ट्स पे 1 पार्ट रिक्वायर्ड, मतलब 10⁻6 पे 1 रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम क्लोरीन डोज की वाटर के लिए बात कर रहे हैं, 10⁻6 अमाउंट ऑफ 10⁻6 मिलीग्राम केजी लीटर जो भी आप चाहो ले सकते हो, उतने पे आपको 1 मिलीग्राम 1 लीटर क्लोरीन रिक्वायर्ड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली याद भी रखना चाहो तो रख लो कि ppm इक्वल होता है मिलीग्राम पर केजी। 0.5 ppm क्लोरीन रिक्वायर्ड है, यानी 1 केजी के लिए आपको 1 मिलीग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड है। और मिलियन क्या होता है, 10⁻6 होता है। तो केजी को अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6, यानी 10⁻6 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप मिलीग्राम रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हो। ये तो है वाटर की अमाउंट। क्लोरीन रिक्वायर्ड कितना होगा, 15,000 इंटू 10⁻3 इंटू 0.5, ये अब आपका यहाँ पर आया है मिलीग्राम में। इतना मिलीग्राम आपको क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, ये 10⁻3 है। इतना मिलीग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, इसी को अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो आप 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए। करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपका 7.5 kg। 7.5 kg आपको क्लोरीन चाहिए, लेकिन आपके ब्लीचिंग पाउडर में ओनली 25% ही क्लोरीन है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि मान लिया कि आप x अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ले रहे हो, x अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ले रहे हो, इसका 25% है वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन कितनी मिली आपको, x इंटू 25/100, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 7.5 kg के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 7.5 इंटू 4 यानी 30 kg, यानी 7.5 kg क्लोरीन लेने के लिए हमें 30 kg ब्लीचिंग पाउडर लेना होगा। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक कोई स्पेसिफिक डाया का पाइप है, उसका रुगोसिटी कोएफिशिएंट है वो हमने 0.01 से इंक्रीज करके 0.02 कर दिया है। तो यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी है वो सेम रहे, इसके लिए हमें ग्रेडियंट को कितना टाइम्स करना पड़ेगा। तो रुगोसिटी कोएफिशिएंट दिया है, तो हम यहाँ पर ये मेनिंग्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। यहाँ पर v है वो कांस्टेंट है, और डाया सेम है तो r भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 1/n इंटू √s, ये है ये कांस्टेंट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि √s है वो प्रोपोर्शनल है n के, या फिर ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि s प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो n को हमने कैसे चेंज किया, m को हमने 2 टाइम्स कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है। तो स्लोप को हमें कितना चेंज करना पड़ेगा कांस्टेंट रखने के लिए, वेलोसिटी को 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक वाटर सैंपल है, उसकी क्लोरीन की डिमांड है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, और ब्लीचिंग पाउडर जो यूज कर रहे हैं वो उसमें है 30% ब्लीचिंग, मतलब 30% क्लोरीन अवेलेबल है ब्लीचिंग पाउडर में। तो यहाँ पर कितना मिलीग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हमें ऐड करना चाहिए इसको ट्रीट करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल भी एक आया हुआ है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर को हमें ट्रीट करने के लिए 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन चाहिए, लेकिन हमारे ब्लीचिंग पाउडर में ओनली 30% ही क्लोरीन है। तो हम मान लेते हैं कि हम x kg ऑफ या x मिलीग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, इसका 30% इतना होगा। ये किसके इक्वल आना चाहिए, जितना हमें क्लोरीन चाहिए उसके इक्वल आना चाहिए। क्लोरीन चाहिए हमें 0.2,
तो यहाँ से x आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ 2/3 0.67 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया है कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, एक में दिया है टेम्परेचर, एक में दिया है बीओडी रिएक्शन रेट। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो K है एक कांस्टेंट जो कि मतलब KT है एक कांस्टेंट जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दिस विल बी इक्वल टू 20 1.047 T-20। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, काफी ज्यादा यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। एक दिक्कत है इसमें कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर के लिए आपको अगर चेक लगाना है तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, आप इसको इतना समझ आ रहा होगा कि K 30 डिग्री के लिए K 20 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी और ये 1 से ग्रेटर है। तो 1.047 का कोई पॉजिटिव यहाँ पे पावर आ रही है, तो इट मीन्स ये एक से बड़ा नंबर आएगा, और K20 को एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो K30 K20 से बड़ा होगा। और यहाँ पर इस तरीके से भी आप कह सकते हो, मतलब इस तरीके से आप 10 के लिए भी निकाल सकते हो। K10 विल बी इक्वल टू K20 1.047 10-20, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ K20 1.047 रेज़ टू पावर 10। अब K10 आएगा, वो आपको समझ आ रहा होगा कि छोटा आएगा K20 से, क्योंकि हम एक से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं नीचे। तो K10 जो आएगा, ये K10 है, ये छोटा आएगा। बट अब एग्जैक्टली आपको अगर इन ऑप्शंस को मैच करना है तो आप इस चीज को मैन्युअली नहीं कर सकते हो, या तो आप वैल्यूज को याद रखो, नहीं तो एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए, थोड़ा बहुत आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक एरिएशन बेसिन है जिसका वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब है, मिक्स्ड लिकर कंटेंट किया हुआ है, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं उस मिक्स्ड लिकर में? तो यहाँ पर तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है आपको। 400 मीटर क्यूब आपके पास ये है वॉल्यूम, जिसको आप लिख सकते हो 400 इंटू 10⁻³ लीटर, और इसमें है सॉलिड के सस्पेंडेड सॉलिड्स का कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम है, तो इतने लीटर में कितना हो जाएगा? इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁶। ये मिलीग्राम पर लीटर में है, तो ये भी आपका मिलीग्राम में आएगा। केजी में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 10⁻⁶ से कर दीजिए। 3 से करने पे तो आपका ग्राम में ही कन्वर्ट होगा मिलीग्राम से, तो 6 से करोगे ये 400 आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया गया है कि 2 रिजर्वोयर हैं, डिफरेंट लेवल पे हैं, कनेक्टेड है 2 पैरेलल पाइप से, एक का डाया 2D है, दूसरे का D है। तो इनमें जो डिस्चार्ज होगा उनका रेशियो क्या होगा? अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, किया है, तो ये क्वेश्चंस आपने वहां पर भी किए होंगे। और ऐसे टॉपिक्स जो मतलब ज्यादा सब्जेक्ट्स में कवर हो रहे हैं, उन पे आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि डायमीटर का रिलेशन दे दिया है। एक इक्वेशन आपको जरूर याद होगी कि थोड़ा सा भी आपने पाइप फ्लो का चैप्टर पढ़ा है, तो ये वाली इक्वेशन, इसी में मुझे पूछा है क्यू के लिए, क्यू का रेशियो चाहिए मुझे, तो मुझे v को क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैं v² को ऐसे लिख सकती हूँ, HF 2GD डिवाइडेड बाई FL 2GD FL। अब यहाँ पर HF है वो सेम रहेगा, पैरेलल फ्लो का केस है, तो क्योंकि ऐसे है कि एक रिजर्वोयर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और दोनों, एक ऐसे जा रही है, दूसरा इसके पीछे सेम लेवल से जा रहे हैं, कि इनका स्टार्टिंग और एंड सेम है, तो इन पे हेड लॉस भी सेम होगा। 2G सेम रहेगा, F भी सेम है, क्योंकि F के बारे में कुछ दिया नहीं है और सेम टाइप की पाइप कंसिडर की है, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू D। और मुझे Q की फॉर्म में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको दोनों साइड a² से मल्टीप्लाई कर दूंगी। a² से मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया Q², और ये यहाँ पे आ गया a² इंटू D, ए को मैं लिख सकती हूँ π/4D²। तो Q² विल बी प्रोपोर्शनल टू D⁻⁴ क्योंकि a² में D² और इसका स्क्वायर, तो D⁻⁴ तो इसका आ जाएगा, और एक D पहले से है।
तो यहाँ से Q विल बी प्रोपोर्शनल टू D रेज़ टू पावर 5/2, या मैं ऐसे इसी से निकाल सकती हूँ सीधा। चलो, आपने क्या किया है, द रेशियो ऑफ द फ्लो इन द टू पाइप्स, तो आपको रेशियो चाहिए, तो Q1 इज अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू D1 रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन D2 रेज़ टू पावर 5/2। D1 है 2D और दूसरा आपका है D, तो 2/1 रेज़ टू पावर 5/2, तो और ये यहाँ पे आ जाएगा 2√2। आई होप समझ आ गया होगा आपको। हमने क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 2.5 किया है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 का तो 4 हो गया, इंटू 2 रेज़ टू पावर 0.5, तो ये √2 हुआ, तो डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि टोटल हार्डनेस है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है और एल्केलिनिटी है वो 100 मिलीग्राम पर लीटर है, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डनेस है वो किसके कारण होती है, ये होती है Ca+2 और Mg+2 है, इसके कारण। किस फॉर्म में होगी, या तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होगी, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, तो इसको कार्बोनेट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। इसके अलावा होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होगी CaCl2, CaSO4, इन सब की वजह से। यहाँ पर एल्केलिनिटी भी दी गई है। एल्केलिनिटी किसके कारण होती है, एल्केलिनिटी होती है CO3 के कारण, ये लिख देते हैं हम एल्केलिनिटी के लिए, ये होती है CO3 के कारण, HCO3 के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण और OH के कारण। किस फॉर्म में होगा, CaCO3 हो सकता है, CaHCO3 ट्वाइस हो सकता है, और OH ही NaOH की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि Na की एफिनिटी OH के कंपेरेटिवली Cl और SO4 के लिए ज्यादा होती है, तो कहीं पर भी अगर Cl और SO4 प्रेजेंट है तो NaOH प्रेजेंट ना होके NaCl Na2SO4 इस फॉर्म में ये सोडियम है प्रेजेंट रहेगा। कार्बोनेट हार्डनेस और एल्केलिनिटी की अगर बात करूं तो ये दोनों कंपाउंड्स तो एल्केलिनिटी भी दे रहे हैं, कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस भी दे रहे हैं। इसके अलावा NaH जो है, NaOH जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्केलिनिटी दे रहा है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि NaOH प्रेजेंट है या NaOH एब्सेंट है। अगर NaOH प्रेजेंट है तो इससे दो कंक्लूजन निकलेंगे हमारे पास। एक तो NaOH प्रेजेंट है, इट मीन्स ये एब्सेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है CaCl2, CaSO4, तो NaOH प्रेजेंट नहीं होता, NaCl के साथ में रिएक्ट करके NaCl Na2SO4 बनाता। तो यहाँ पे ये पता चल गया हमें कि परमानेंट हार्डनेस है वो 0 है अगर NaOH प्रेजेंट है तो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, अब एल्केलिनिटी है वो टोटल हार्डनेस से ज्यादा होगी, क्योंकि CaCO3 और CaHCO3 दो ही है ये मेजर जो कि अब एल्केलिनिटी दे रहे हैं। कैल्शियम के साथ हो सकते हैं ये, मतलब CO3 और HCO3 कैल्शियम के साथ हो सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ हो सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस भी दे रहे हैं ये और एल्केलिनिटी भी दे रहे हैं। NaOH क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्केलिनिटी दे रहा है, तो इसके कारण NaOH प्रेजेंट हुआ तो एल्केलिनिटी है वो ग्रेटर होगी टोटल हार्डनेस से। यहाँ पर हमें डेटा दिया है, इसमें एल्केलिनिटी है वो कम है, एल्केलिनिटी टोटल हार्डनेस से कम है, मतलब NaOH वहां पे एब्सेंट होगा। NaOH एब्सेंट होगा उस केस में क्या होगा कि परमानेंट हार्डनेस 0 नहीं होगी, कुछ होगा परमानेंट हार्डनेस भी, क्योंकि तभी Na है वो NaOH की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ये NaCl और Na2SO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा केस यहाँ पे जो डेटा दिया उससे ये बनता है कि टोटल हार्डनेस जो है वो एल्केलिनिटी से ज्यादा है। अब NaOH अगर प्रेजेंट नहीं है तो CaCO3 CaSCO3 ट्वाइस, या सेम Mg के केस में भी हो सकता है, MgCO3 यहाँ पे हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, MgHCO3 ट्वाइस। ये चारों के चारों कंपाउंड्स हैं, एल्केलिनिटी भी दे रहे हैं, टेम्परेरी हार्डनेस भी दे रहे हैं, तो एल्केलिनिटी और टेम्परेरी हार्डनेस इक्वल होंगे अब, क्योंकि NaOH एब्सेंट है। तो इस केस में टेम्परेरी, ये टोटल हार्डनेस है यहाँ पर, टोटल हार्डनेस, और ये हम लिख लें टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस यहाँ पर इसके एल्केलिनिटी के इक्वल होगा 100, और बचा हुआ जो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा, जो कि जिसको हम परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं। तो बचा हुआ 300 - 100
ये 200 इक्वल आ जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के, तो 100 और 200 ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक 1 मीटर डाया का कंक्रीट का सीवर है, स्लोप इसमें 1/1000 है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, फुली फ्लो हो रहा है, उस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड दी गई है। हमसे पूछा है कि हाफ फुल अगर फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर इक्वेशन एप्लीकेबल होगी वेलोसिटी की, ये मैनिंग्स इक्वेशन, r⁻2/3 s⁻1/2। r यहाँ पर होता है a/p हार्डलिक रेडियस, r a/p होता है, s है वो स्लोप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप है वो कांस्टेंट रह रहा है, सेम ही सीवर है, n भी कांस्टेंट रहेगा, स्लोप भी कांस्टेंट रह रहा है, तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी r पे। फर्स्ट वाले केस में r क्या था, जब फुल फ्लो हो रहा था, ये फुल फ्लो था, तो एरिया टोटल लेंगे हम π/4 d² डिवाइडेड बाई πd, r आएगा आपका d/4। ये फर्स्ट वाले केस के लिए है। दूसरे वाले केस के लिए r2 अगर हम निकालेंगे तो a/p, अब क्या हो रहा है, हाफ फुल फ्लो हो रहा है, तो एरिया की जगह हम क्या करेंगे, आधा एरिया लेंगे, तो π/4 d² इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो वेटेड पेरीमीटर है वो भी टोटल पेरीमीटर का हाफ होगा, πd/2, तो ये इक्वल आ जाएगा d/4 के। तो r अगर चेंज नहीं हो रहा है, पहले से हमें इतना पता है कि n और s भी चेंज नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 1 लीटर ऑफ सीवेज है, उसको 30 मिनट्स तक सेटल होने दिया, उसमें जो स्लज का वॉल्यूम आया वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी स्लज का ड्राई वेट है वो 3 ग्राम है। तो हमसे पूछा गया स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होगा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, और आपको ईएस के पीवाईक्यूज में काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक पर। बेसिकली क्या होता है, सीवेज है, सीवेज में क्या है, बहुत सारा वाटर है, उसमें थोड़े सारे सॉलिड्स हैं, हम उसको थोड़ा सा डिपॉजिट होने देते हैं, तो अब नीचे जो थोड़ा थिक सा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड्स ज्यादा हैं, वाटर का कंसंट्रेशन भी है, उसको हम बोलते हैं स्लज। उसी स्लज को अगर हम ड्राई कर लेते हैं तो हमें जो मिलता है वो सॉलिड कंटेंट है, वो सॉलिड्स हैं स्लज में, सीवेज में। तो यहाँ पर ग्राम जो सॉलिड है सीवेज में, वो स्लज में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। यहाँ पे ड्राई करने पे हमें पता चला कि 3 ग्राम था जो स्लज है उसका वेट, यानी सॉलिड्स है वो तो 3 ग्राम ही है, स्लज का है उसका वॉल्यूम था वो कितना था, 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम स्लज का कितना वॉल्यूम होगा, 27/3, 9 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो एंटर कर रहा है स्ट्रीम में, जिसका बीओडी कंसंट्रेशन है 10 मिलीग्राम पर लीटर और फ्लो है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेस्ट वाटर है उसका फ्लो है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड और बीओडी कंसंट्रेशन है 250 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमसे पूछा है कि इनका कॉन्फ्लुएंस होने के बाद में आगे जाके जो हमें स्ट्रीम मिलेगा उसमें क्या बीओडी होगा उसका। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बीओडी हो या किसी कोई कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन हो, इसमें हमेशा ये वाला रूल अप्लीकेबल होता है कि Q1 BOD1 प्लस Q2 BOD2 इज इक्वल टू टोटल Q डिवाइडेड बाई जो फाइनली रिजल्टेंट बीओडी आ रही है वो, क्योंकि टोटल जो बीओडी है वो कंजर्व रहेगी कॉन्फ्लुएंस के बाद में भी। तो यहाँ से अब हमें रिजल्टेंट का जो है उसका बीओडी निकालना है, तो ये आ जाएगा 10 × 20 प्लस 1.5 × 250 डिवाइडेड बाई टोटल Q जो है टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा स्ट्रीम का कॉन्फ्लुएंस के बाद में 20 प्लस 1.5 तो 21.5। इसको आप सोल्व करोगे तो मिलीग्राम पर लीटर में आपका आंसर आएगा 26.74, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक ग्रिड चेंबर है जिसके डायमेंशंस है 12 मीटर इंटू 1.5 इंटू 0.8 मीटर है, यहाँ पर ये डेप्थ है, फ्लो है वो 720 मीटर क्यूब पर आ रहा है, सरफेस लोडिंग रेट और डिटेंशन टाइम हमसे पूछा गया है। सरफेस लोडिंग रेट नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्चार्ज है पर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, जैसे कि ये कोई ग्रिड चेंबर है, इधर से वाटर का इनलेट है, इधर से एग्जिट है, इसमें हम क्या करते हैं टोटल Q डिवाइडेड बाय दिस एरिया,
ये होती है सरफेस लोडिंग रेट। तो टोटल क्यू हमारा है 720 मीटर क्यूब पर आवर डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.8, सॉरी ये लेंगे ना 0.8 तो डेप्थ है, 12 इंटू 1.5 आएगा, और ये आएगा आपका ऊपर आ रहा है मीटर क्यूब पर आवर में, नीचे आ रहा है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप अगर आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1.5 का ऊपर 10 चला जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 15, 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसा आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी। अब हम डिटेंशन टाइम भी निकालेंगे। डिटेंशन टाइम होता है कि ये जो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है और जो डिस्चार्ज, इनसे हम डिटेंशन टाइम निकालते हैं, और आपको पता है कि क्यू की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर आवर और वी की होती है मीटर क्यूब। तो वी में क्यू से डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, डिटेंशन टाइम होगा वो। तो टोटल वॉल्यूम है 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप आ जाएगा 720। इसको सोल्व करोगे तो आपका आर में आएगा, कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सोल्व करने पर 1.2 मिनट आएगा डिटेंशन टाइम। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। डी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आ जाएगा। ये डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि कोई सैंपल है, उसका इनिशियल डिजोल्ड ऑक्सीजन 10 था, अब 2 हो गया है, डायल्यूशन 1% है, तो बीओडी क्या होगा। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप फॉर्मूला याद रखो, जितना डिप्लीट हुआ डिजोल्ड ऑक्सीजन 10-2 डिवाइडेड बाई जो डायल्यूशन है 1% यानी 1/100, तो ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 800 आ जाएगा। दूसरा, आप इसको सिंपल तरीके से समझ के भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि सीवेज है, उसकी काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, और ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है वो कम होता है। तो अगर हमें 5 डे बीओडी निकालना है तो 5 डे में उसमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो 5 दिन तक उसकी जो बीओडी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। अगर सैंपल को हम छोड़ दें ऐसे ही और उसमें बीओडी कैलकुलेट करें 5 डेज पे, जो आइडियल टेम्परेचर है उस पर रखे उसको, तो क्या होगा, 5 दिन होने से पहले ही ऑर्गेनिक मैटर तो बच जाएगा और ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी। तो हमने इसके लिए क्या तरीका निकाला कि हम इसमें फ्रेश वाटर ऐड कर देते हैं। फ्रेश वाटर है, उसकी ऑक्सीजन बीओडी कुछ होती नहीं है उसमें, और उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो काफ़ी होती है। तो इसके कारण जो बीओडी का प्रोसेस है, जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने का प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, वो 5 डे तक चलता रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कितना बीओडी है इस सैंपल का। अब फाइन इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन 10 था, लास्ट में बचा 2, तो 10-2 यानी 8 मिलीग्राम पर लीटर है, वो सैंपल का बीओडी है। अब सैंपल में हमने क्या लिया है, हमने डाइल्यूशन किया 1% का, यानी 1% तो इसमें सीवेज है, बाकी 99% है वो फ्रेश वाटर है। तो अब क्या होगा, अगर 1% की बजाय पूरा 100% ही अगर जो सीवेज है वो होता तो कितना हो जाता हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअल में तो हम सीवेज का निकाल रहे हैं ना, फ्रेश वाटर तो हमने ऐसे ऐड किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1% की जगह पूरा 100 ही हमारा सीवेज होता तो ये कितना आता, तो ये 800। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 2 आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पैरेलल में वो ऑपरेट किए गए हैं और डिलीवर कर रहे हैं कॉमन डिलीवरी पाइप से। तो जैसे कि ये एक पंप है, ये एक पंप है और ये यहाँ पे दूसरा पंप है, और पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड है। तो हमसे पूछा है कि टोटल हेड जो सिस्टम का मिलेगा, टोटल डिस्चार्ज मिलेगा, वो कैसे रिलेटेड होंगे इंडिविजुअल हेड से और इंडिविजुअल डिस्चार्ज से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्यू डिस्चार्ज यहाँ से जाएगा, क्यू यहाँ से जाएगा, ये भी एच हेड इम्पार्ट करना है इस क्यू को, ये वाला भी एच हेड इम्पार्ट कर रहा है। तो टोटल डिस्चार्ज तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो 2Q मिलेगा, और हेड मिलेगा वो H मिलेगा, क्योंकि पंप से गो थ्रू एक ही बार हो रहा है, जो भी वाटर पास हो रहा है वो, तो उसको एक बार हेड H मिल रहा है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते, सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये और इसके बाद ये, तो ऐसे में दोनों में से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो तो सेम रहता है, बट हेड H इसने इम्पार्ट किया, सेम ही फ्लूइड है वो इसमें एंटर होगा, H हेड ये वाला पंप
इम्पार्ट करेगा, तो इसमें हेड हो जाएगा 2h, डिस्चार्ज रहेगा Q, और पैरेलल में इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर B आ जाएगा आंसर। Q वुड बी अप्रोक्सीमेटली डबल्ड एंड H वुड रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो मैं एडवाइस करूंगी कि यहाँ पर आप पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ अटक रहे हो। काफ़ी सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि सॉल्यूशन देखते हैं कि हाँ चलो समझ आ गया, हो जाएगा, और एग्जाम में फिर वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो भी मैं न्यूमेरिकल सीरीज की आपको पीडीएफ दे रही हूँ, मैं इसमें सॉल्यूशंस हटा के दे रही हूँ, क्योंकि सामने सॉल्यूशन दिखता है तो इंसान ट्राई नहीं करता, और ट्राई करने की वो आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे उस चीज में कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन हो पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, ये सिंपल हमने पहले किया वैसा ही है। यहाँ पे क्या 99% मॉइस्चर कंटेंट है, यानी हमारा सैंपल है उसमें 1 kg सॉलिड्स है, ये है सॉलिड्स, ये है वाटर, और ये यहाँ पर है टोटल। तो ये 1 kg सॉलिड्स है, 99% वाटर है, टोटल है 100। हमने क्या किया, इसको थिकनिंग की, डिवाटरिंग की। ये दोनों प्रोसेस में क्या करते हैं, हम सीवेज में से वाटर को हटा देते हैं ताकि जो हमें ट्रीट करना है वो हमारा वॉल्यूम कम हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम कोज कर रहा है, जिसको डिग्रेड कराना है वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम वाटर को हटा देते हैं तो कम हमारे पास वॉल्यूम बचेगा जिसको हमें ट्रीट करना है। तो डिवाटरिंग या थिकनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर को हटाएंगे, सॉलिड्स तो सेम रहेंगे। तो सेकंड केस में भी सॉलिड्स तो 1 kg रहेंगे। अब यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बोला गया 96%, तो हमें नहीं पता वाटर कितना बचा है। मान लिया हमने वाटर बचा है x, टोटल हमारा हो गया 1 + x। इस सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट 99% था, इसका 96% है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, सॉलिड्स मॉइस्चर कंटेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो MW/MS वाला फॉर्मूला हम सॉइल में लगाते थे वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ MW टोटल मास है। तो MW है यहाँ पर जो वाटर का मास है, दैट इज x डिवाइडेड बाय टोटल 1 + x इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 96। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 100x इज इक्वल टू 90 + 90x, और यहाँ से x आपका आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये 24 आ जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि x मेरा है, ये 24 है। टोटल कितना होगा, ये 25 होगा। तो रिडक्शन कितना हुआ है, पहले 100 था, 25% बचा है, तो 75% रिडक्शन हो गया है, सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक ओवरलैंड फ्लो हो रहा है कहीं पर, वहां पर जो लेंथ है ओवरलैंड फ्लो की वो 13.58 किलोमीटर है, लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 मीटर है। तो इनलेट टाइम क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है इनलेट टाइम का। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप नहीं कर पाओगे कैलकुलेटर के बिना, बट मैंने ऐसे ही डाला है ताकि ये फॉर्मूला आपको पता रहे और आपको पता रहे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ L³/S⁴ 0.385 आ रहा है, तो इतनी एक्यूरेसी से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ, और स्पेशली तब जब ऑप्शंस इतने नजदीक नजदीक दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है। टी आपको डायरेक्टली आर्स में मिलेगा, टोटल फॉल ऑफ लेवल है वो h होगा, L है वो 13.58 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि ड्रेनेज एरिया एक टाउन का है वो 12 हेक्टेयर है टोटल, 40% इसमें हार्ड पेमेंट है, जैसे कि रोड सरफेस हो गया, कोई बिल्टअप एरिया है, उसका K 0.85 है। 40% एरिया है अनपेव्ड एरिया है जिसका K 0.2 है। K ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कितना परसेंट आपका या कितना फ्रैक्शन आपका है वो रन ऑफ में मिल रहा है। जैसे बिल्टअप एरिया है, जो पेव्ड हार्ड पेमेंट है उसका K 0.85 है, यानी 1 यूनिट अगर रेनफॉल हुआ तो 0.85 आपका रन ऑफ में जाएगा, 0.15 ही इनफिल्टर या बाकी लॉसेज में जाएगा। वहीं पर अनपेव्ड एरिया है, इसका 0.2 है, यानी इसमें यूनिट अगर रेनफॉल है तो 0.2 ही रन ऑफ में जाएगा, 0.8 है वो इनफिल्ट्रेशन वगैरह बाकी चीजों में जाएगा। अब टोटल 12 हेक्टेयर्स में क्या क्या हो रहा है, 40% एरिया का के ये है, 40% का ये है, फिर नेक्स्ट 40% का 0.2 है,
और रिमेनिंग का यहाँ पे 0.15 है। और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम रन ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इंटेंसिटी की जरूरत होती है, रेनफॉल की जो इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1/36 KPCA ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी आप फॉर्मूला याद रखने के बजाय फॉर्मूला खुद से लिख भी सकते हो। बेसिकली डिस्चार्ज क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ रेनफॉल, कितने टाइम में इतना रन ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो रेनफॉल इंटेंसिटी हमें चाहिए। रेनफॉल इंटेंसिटी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें दिया गया है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है पीएस का। तो पीएस से सबसे पहले तो रेनफॉल इंटेंसिटी निकालेंगे, 900 डिवाइडेड बाई टी। टी 30 मिनट दिया गया है, 30 + 60 90। ये mm पर आर में है, तो ये आएगा 10 mm पर आर, जो इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर पर आर के। तो ये रेनफॉल इंटेंसिटी आपको मिल गई। अब आप ये वाला फॉर्मूला जो लिख रहे हो, इसमें क्या होगा, नीचे तो आएगा टाइम, जैसे कि 1 घंटा का रेनफॉल आप कंसिडर कर रहे हो तो नीचे तो आ जाएगा 1 आवर, 1 आवर जिसको आप लिख सकते हो 16 × 60। ऊपर आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या होगा, एरिया, जो हेक्टेयर में होगा तो आप 10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू डेप्थ ऑफ रन ऑफ। डेप्थ ऑफ रन ऑफ क्या होगा, अभी 1 सेंटीमीटर पर आर रेनफॉल हो रहा है तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ होगा इस वाले एरिया के लिए 1 × 0.85। ये सेंटीमीटर में है, आपको इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपने 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे 10⁴ से ये सारा कैंसिल हो गया, 1/36 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा A इंटू ये P रेनफॉल इंटू K। तो यही फॉर्मूला यहाँ से ही आता है ये। अब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें निकालना है टोटल डिस्चार्ज, तो टोटल Q क्या हो जाएगा, पहले जो पेव्ड एरिया है टोटल एरिया 12, इसका 40% 0.4 इतना पेव्ड एरिया है, दिस मल्टीप्लाई बाई 0.85 इंटू 1 सेंटीमीटर पर आर, 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0.4 इंटू 0.2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 0.2 इंटू 0.15, दिस टोटल डिवाइडेड बाई 36। इसको सोल्व करोगे तो 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्टली याद रखने का थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि आपको कन्वर्जन में टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपका डायरेक्टली आंसर मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। इसके लिए आप इसको हेक्टेयर में रखोगे, इसको सेंटीमीटर पर आर में रखोगे और के तो ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि डेप्थ ऑफ पार्शियल फ्लो इन ए सीवर ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो वेटेड पेरीमीटर यहाँ पर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, वेस्ट वाटर वाले में, सीवेज के क्वेश्चंस में, सीवर के क्वेश्चंस में, और दूसरा आपको यहाँ पर जो ओपन चैनल फ्लो का फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर है वहां पर भी मिलेंगे। इस टाइप के टॉपिक्स में मेरे अकॉर्डिंग आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जैसे कोई सर्कुलर सेक्शन है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी होगी। टोटल इसका ये डायमीटर है 2 मीटर, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस होगी 1 मीटर, और इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है 50 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से नीचे ही इसकी कहीं पर यहाँ पर फ्री वाटर सरफेस होगी। ये डेप्थ ऑफ फ्लो है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लिया कि सेंटर है, ये यहाँ से मिला दिया गया, और ये थी फ्री वाटर सरफेस, ये यहाँ से हमने मिला दिया। अब ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, जो मैं अभी ग्रीन कलर में ट्राइंगल शो कर रही हूँ, ये वाला, इसको हम कंसीडर करेंगे। ये वाली डिस्टेंस अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए बी आपको पता है हाफ ऑफ रेडियस होगा, d/2, ये d/2 है। तो मैं BC को लिख सकती हूँ, अगर ये सेंट्रल पे जो एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल अगर अल्फा है
तो जो ट्राइंगल के अंदर एंगल आ रहा है वो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, दूसरी साइड वाला भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अब ये एंगल मुझे पता चल गया है कि दिस इज अल्फा बाई 2। कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, अगर सेंटर का टोटल एंगल अल्फा है तो बी सी मेरा हो जाएगा ए बी का बी सी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये होगा डी कोस अल्फा बाई 2। किसी भी लाइन का वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है उधर कोस अल्फा होगा, पर दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन अल्फा होगा। तो ये आ गया। अब बी सी है, यहां से ये पॉइंट अगर ओ है तो ओ सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओ सी विल बी इक्वल टू डी बाई 2 माइनस बी सी, या डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। और ओ सी मुझे पता है मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल डी से। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इक्वेशन लिख के बाद में वैल्यू रखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली, ज़्यादा क्विकली आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। अब आप अल्फा निकाल सकते हो। डी है, स्मॉल डी वो है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 इज इक्वल टू कैपिटल डी है 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कोस एल्फा बाई 2। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 माइनस कोस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आ रहा है 1 बाई 2, यानी कोस एल्फा बाई 2 होगा 1 बाई 2। एल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इस इक्वेशन से 60 डिग्री, और एल्फा आ जाएगा 120 डिग्री। एल्फा आपका 120 डिग्री आ गया है, मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है एल्फा, ये 120 डिग्री है। यहाँ पर अब ये आपको अगर सेंटर का एंगल पता चल गया तो आप ये वेटेड पेरीमीटर निकाल सकते हो। ये वाले एंगल है, ये पता चल गया तो ये वेटेड पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एंगल सेंट्रल पे बन रहा है वो 360 डिग्री होता। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होती है? इसकी पूरी पेरीफेरी ही होती, जो होता है पाई डी। अगर 1 डिग्री है तो पाई डी अपॉन 360, और 120 डिग्री अगर एंगल बन रहा है सेंटर पे तो दिस मल्टीप्लाई बाई 120। यहाँ पर आप इसको ये करोगे तो पाई डी बाई 3 आ जाएगा। डी कैपिटल डी कितना है? 2 मीटर है, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि कोई स्क्वायर सीवर सेक्शन है जिसकी साइड 1000 mm है, डाया है उसका हार्डली इक्विवेलेंट सर्कुलर सेक्शन है, उसके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हार्डली इक्विवेलेंट सेक्शन होता क्या है। ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो कि कैलकुलेटर के बिना नहीं हो सकती। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे नहीं लग रहा कि पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाता भी है तो या तो आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको स्किप करो, आप वहाँ पे कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे। बट ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हार्डली इक्विवेलेंट चैनल सेक्शंस क्या होते हैं? दो ऐसे चैनल सेक्शंस जिनका डिस्चार्ज क्यू है वो सेम है, रनिंग फुल की कंडीशन में फ्लो हो रहा है, और जो स्लोप है वो सेम है, तो वो हार्डली इक्विवेलेंट सेक्शन होंगे। क्यू सेम है, अगर स्लोप सेम है और रनिंग फुल की कंडीशन में फ्लो हो रहा है। अब जैसे कि एक तो आपके पास ये है, ये साइड बी है, ये साइड बी स्क्वायर सेक्शन हो गया, और दूसरा आपके पास हो गया सर्कुलर सेक्शन जिसका डाया है वो कैपिटल डी से हम डिनोट कर रहे हैं। तो क्यू है यहाँ पर जो डिस्चार्ज, इसके लिए क्या होगा? क्यू क्या होगा? v इंटू ए, v होगा 1 बाई एन आर रेज टू पावर 2 बाई 3 एस रेज टू पावर 1 बाई 2 इंटू एरिया। इसके लिए होगा 1 बाई एन आर रेज टू पावर 2 बाई 3 एस रेज टू पावर 1 बाई 2 इंटू एरिया। 1 बाई एन, आर की जगह क्या होगा? ए बाई पी, ए क्या होगा? बी स्क्वायर, और पी क्या होगा? वेटेड पेरीमीटर में पूरी इसकी पेरीफेरी आ जाएगी जो कि है 4b, तो ये आ गया b बाई 4। तो r की जगह आप रखोगे b बाई 4 रेज टू पावर 2 बाई 3 s रेज टू पावर 1 बाई 2, एरिया की जगह रखोगे b स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखोगे? r की जगह क्या रखोगे? रनिंग फुल की कंडीशन है तो a बाई पी निकालोगे आप। a बाई पी में क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर अपॉन पाई डी, और ये भी आ जाएगा d बाई 4। तो 1 बाई एन डी बाई 4 रेज टू पावर 2 बाई 3 एस रेज टू पावर 1 बाई 2, और ए की जगह आ जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर।
अब हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट दोनों सेक्शन है तो इनका क्यू सेम होगा। क्यू सेम होगा तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सेम सरफेस के बने हुए हैं, स्लोप सेम है, ये चीज हमें दी गई है। तो अब हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, π/4, इधर सर ये वाला लिख लेते हैं पहले, स्क्वायर वाला क्या आएगा, b/4 रेज टू पावर 2/3 इंटू बी स्क्वायर, और इधर की साइड क्या आएगा, π/4 एक साइड हो जाएगा, और डी स्क्वायर में क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 2/3, तो ये 8/3 हो गया। इधर भी हम 4 तो दोनों साइड कैंसिल हो रहा है ना, ये 4 है यहाँ पर, इस तरीके से लिख देती हूँ आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए, 2 रेज टू पावर 2/3, सॉरी 4 रेज टू पावर 2/3, तो ये 4 रेज टू पावर 2/3 यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b रेज टू पावर आ जाएगा इधर 8/3, 2/3 प्लस 2, और इधर आ जाएगा π/4 d रेज टू पावर 8/3। यहाँ से ये रिलेशन आ गया आपके पास, ये रिलेशन हो गया एक सर्कुलर और एक स्क्वायर इक्विवेलेंट सेक्शंस के लिए। तो यही आपको कंडीशन यहाँ पर लगानी है, π/4 d रेज टू पावर 8/3, दिस इज इक्वल टू b है 1000 रेज टू पावर 8/3, d आपको निकालना है, तो 4/π 1000 रेज टू पावर 8/3, और यहाँ पर अब d आ जाएगा 4/5 रेज टू पावर 3/8 इंटू 1000। तो आप याद रखना चाहो अगर तो आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो फिर आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर आंसर आएगा वो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि रिड्यूस लेवल है, एक सीवर लाइन है कोई, उसमें जो कंजुगेटिव साइड ट्रेल्स हैं उनका रिड्यूस लेवल ये और ये है, उनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है उनकी वो है 10 मीटर, तो ग्रेडियंट क्या होगा, तो ग्रेडियंट क्या होता है, हेड डिफरेंस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा एच क्या है दोनों के बीच का, 203.575 माइनस 203.475 डिवाइडेड बाई 10, और इसको आप अगर सोल्व करोगे, यहाँ पे सोल्व करने पे क्या आएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा ये क्या आ रहा है, 0.1 से 0.1 ही ऊपर आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अभी अपवर्ड स्लोप होगा कि डाउनवर्ड, फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका आरएल ज्यादा है, सेकंड वाले का कम है, तो ये डेटम है, तो फर्स्ट वाला ऐसे लोकेटेड होगा, सेकंड वाला इससे नीचे होगा, तो ये लाइन ऐसे जाएगी जो डाउनवर्ड स्लोप होगा, तो यहाँ पर 1 in 100 डाउनवर्ड सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि ग्रिड चैम्बर है कोई जिसकी रिकमेंडेड वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकंड, डिटेंशन पीरियड 2 मिनट है, तो लेंथ ऑफ द टैंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ग्रिड चैम्बर में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स वाटर के यहाँ पे एंटर हो रहे हैं वो एग्जिट होने से पहले 2 मिनट तक इसके अंदर रहें, मतलब इसको यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने पे जो टाइम लग रहा है वो 2 मिनट होना चाहिए। तो 0.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, उतनी ही हम लेंथ रख देंगे ग्रिड चैम्बर की, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 60, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आ रहा है 24 मीटर, यानी आपने 24 मीटर अगर लेंथ रखी तो 0.2 मीटर पर सेकंड की रेट से यहाँ से एंटर होने के बाद 2 मिनट लगेंगे इसको बाहर निकलने तक, 2 मिनट तक ये इसके अंदर डिटेन रहेगा ग्रिड चैम्बर के अंदर, जो कि हमें कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कोई डेटिलेटेड टैंक है जिसका डिस्चार्ज 576 लीटर पर सेकंड है, फ्लो वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड है, और विड्थ टू डेप्थ का रेशियो है वो 2 है, तो हमसे पूछा गया कि डेप्थ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्यू दिया गया है 576 लीटर पर सेकंड में है, हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0.576 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी है वो 0.2 मीटर पर सेकंड है, ये v आ गया आपके पास। अब ये अगर टैंक है कोई,
ये इधर से इनफ्लो हो रहा है, इधर से आउटफ्लो हो रहा है। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हमें चाहिए। हाँ, मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में को हम क्यू से क्यू में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को डिवाइड करें अगर क्यू अपॉन ए, तो हमें वी मिलता है। ये होती है जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन की क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। अब यहाँ पर हमें एरिया में एक चीज हमें दे दी है कि विड्थ टू डेप्थ बी अपॉन जो डी है उसका रेशियो 2 है, तो हम कह सकते हैं कि बी है वो 2d के इक्वल होगा। और इससे हम ए निकाल लें तो हमारे पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन गई, हम सोल्व कर सकते हैं। ए क्या आएगा, क्यू अपॉन वी 0.576 डिवाइडेड बाई 0.2। ए को मैं लिख सकती हूँ बी इंटू डी, बी को मैं लिख सकती हूँ 2d, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 0.576 डिवाइडेड बाई 0.2। यहाँ से डी स्क्वायर आएगा 0.576 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे तो 1.44 आएगा और डी आ जाएगा 1.2। 1.2 मीटर में आया है, सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि सेटलमेंट वेलोसिटी है, एक सॉलिड पार्टिकल है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, वाटर की टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगी। ये एक इक्वेशन है, हेज इक्वेशन, हेज फॉर्मूला, जिससे आपको यहाँ पे निकालनी है। ये कहता है कि वी एस विल बी इक्वल टू 418, याद रखनी होगी आपको इक्वेशन, जी डब्ल्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई 3t प्लस 70 अपॉन 100। यहाँ पर डी है, स्मॉल डी, ये डायमीटर है, ये दिया गया है 0.5 mm, तो वी एस आ जाएगा 418 इंटू 2.5 माइनस 1 इंटू डी है 0.5, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो 3139 mm पर सेकेंड में आता है आंसर। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली बी आ जाएगा आंसर। ये इक्वेशन है, ये तभी एप्लीकेबल होती है जब डाया है वो 0.01 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो mm में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि एक रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक है जिसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ दी गई है। 2 आवर का डिटेंशन पीरियड अगर टैंक के लिए रिकमेंडेड है तो क्यू क्या होगा। तो V अपॉन क्यू है, इससे आपका आता है डिटेंशन टाइम, और ये आपको इससे भी समझ आ रहा होगा या इसे याद रख सकते हो आप इसकी हेल्प से कि Q होता है मीटर क्यूब में, Q आपका आता है मीटर क्यूब में, सॉरी V आता है मीटर क्यूब में, Q आता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो सेकेंड की यूनिट में आपके पास डिटेंशन टाइम आ जाएगा। यूनिट्स से भी काफी बार आपको हेल्प मिल सकती है फॉर्मूला याद रखने में। तो डिटेंशन टाइम हम निकाल लेंगे 24 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्यू, ये डिटेंशन टाइम आ गया, दिस शुड बी इक्वल टू 2 आवर। अब अगर आपका क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, बट नहीं है, यहाँ पे आपको दे दिया फ्लो ऑफ सीवेज पर आर, मतलब मीटर क्यूब पर आर में ही आपका क्यू है, तो आपको इस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आपका 2 के ही इक्वल आएगा ये, और यहाँ से क्यू निकालोगे तो 24 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 12, और ये 12 इंटू 18, इसको सोल्व करोगे तो 216 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर दिया गया है कि ड्रेनेज टू सीवेज का रेशियो अगर 20 है तो पीक ड्राई वेदर फ्लो के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेनेज को डी से डिनोट कर देते हैं, सीवेज को ऐसे कर देते हैं। ड्रेनेज क्या है, जो बारिश हो रही है तो जो हमारे पास रन ऑफ आ रहा है जो सीवर में से पास होगा अगर कंबाइंड सिस्टम है वो डी है, ऐसा है वो जो सीवेज का पानी आ रहा है वो। ड्राई वेदर फ्लो में क्या होगा, ड्रेनेज तो 0 हो जाएगा, सिर्फ सीवेज ही होगा, तो इनका रेशियो 20 है, यानी डी 20x होगा अगर सीवेज है वो x है तो। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है पीक ड्राई वेदर फ्लो क्या होगा, तो पीक ड्राई वेदर फ्लो तो हमारा x ही होगा, ये x है, ये पीक ड्राई वेदर फ्लो है, तो हमें इनमें रिलेशन निकालना है। टोटल हमारा डिस्चार्ज क्या होगा 21x, डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा इसका 21x ही होगा ना, ड्रेनेज और एस दोनों के लिए हम कंबाइंडली डिजाइन कर रहे हैं तो पीक ड्राई वेदर फ्लो x है, ड्रेनेज डिस्चार्ज है, डिजाइन डिस्चार्ज है वो 21x है,
तो इसका परसेंटेज ये निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1/21 थोड़ा सा कम आएगा 5% से। 1/20 होता तो 5% आता, उससे थोड़ी स्मॉलर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा स्लाइटली, बी वाला करेक्ट हो जाएगा स्लाइटली लेस देन 5% ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज। डिजाइन डिस्चार्ज क्या है? इन दोनों का सम 21x। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का खत्म होता है न्यूमेरिकल्स। एनवायरनमेंट का मैंने इसी सेशन में कर दिया है इंक्लूड, तो दूसरा इसमें कोई पार्ट नहीं आएगा। ये जितने न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी अगर अच्छी कमांड हो गई है इनमें, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिवली आप है वो क्वेश्चंस एग्जाम में कर लोगे। इस टाइप के पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। आपका जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।